हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल BSS। आज हम यहाँ पे बात करेंगे अपने एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ जो कि 2021 के अकॉर्डिंग रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट बहुत से लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक सिंपल भी होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो हम आखिर में देखेंगे ये ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअली अ सेल साइकिल। सेल डिवीजन नहीं, क्योंकि अगर हमें साइकिल ही नहीं आएगी चलाने तो हम उसके पार्ट्स को कैसे जानेंगे कि कौन सा क्या काम करता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एक्चुअली अ सेल साइकिल स्टैंड्स फॉर। लाइक कि कभी हम अगर बात करें सेल साइकिल जो है वो किसने डिस्कवर किया और क्यों डिस्कवर किया। सो हॉवर्ड एंड पेलेक, दो साइंटिस्ट थे। 1953 में इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था हमारे सेल साइकिल के बारे में। अब उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने सीक्वेंस इवेंट तैयार किया था सेल का। जब सेल ग्रो कर रही थी, है ना, एक सीक्वेंस तैयार किया कि सेल एक्चुअली कैसे ग्रो करती है। तो उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने उस सेल्स की ग्रोथ को कलेक्ट किया और साथ ही उसका नाम दे दिया सेल साइकिल। सो इस सेल की साइकिल में क्या क्या है और कैसे होता है, हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं तो सेल साइकिल का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कल। कोई चीज एक जगह से स्टार्ट हो और एंड हो जाए उसी पे आके। ठीक है, तो उस सेल साइकिल के दो फेज हैं। ठीक है, उन दोनों फेज को डिस्कस करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल साइकिल एक्चुअली है क्या। ठीक है, सेल की डेवलपमेंट, सेल की ग्रोथ एक स्टेप बाय स्टेप या एक स्टेज बाय स्टेज होती है। तो जो स्टेज, एक स्टेज से सेकंड, सेकंड से थर्ड, और फाइनली ये कंप्लीट होकर फिर से वो फर्स्ट स्टेज पे आ जाती है, दैट इज नोन एज साइकिल। अब जो सेल साइकिल है उसके दो पार्ट कैसे हैं, दो पार्ट कौन कौन से हैं। पहला है इंटरफेस और दूसरा है माइटोटिक डिवीजन फेज। ठीक है, जिसे हम एम फेज भी कहते हैं। हम सबसे पहले पहले फेज की बात करेंगे, दैट इज इंटरफेस। इसके नाम से ही पता चलता है इंटरफेस, इट मींस कि जहां से स्टार्टिंग हो। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इन इंटरफेस इज इट इज अ पीरियोडिक बिटवीन एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, मुझे लग रहा है काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप जैसा कि इस एरो के अकॉर्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन। मतलब एक ऐसा एक पीरियड है, एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। मतलब कि ये एक सेल के डिवीजन को, डिवीजन का एंड भी है और किसी दूसरे सेल के डिवीजन का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज और नॉट डिवाइडिंग फेज। कभी कभी ये एक रेस्ट फेज में भी चला जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो हमेशा होती रहे। नोट टू द पॉइंट इज, अगर कोई सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, अगर वो रेस्ट फेज में ना जाए और अनकंट्रोल्ड हो जाए, उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना रह जाए, तो वो एक कैंसर कॉज कर सकता है और वो एक ट्यूमर कॉज कर सकता है। पता है नहीं? ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे वो ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरफेज में इस पॉइंट का मतलब क्या है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज और नॉट डिवाइडिंग फेज, बट इट इज एक्चुअली हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव फेज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, दैट लिखा गया है हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव फेज, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। अब एक्चुअली मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक एनाबॉलिक आती है और एक कैटाबॉलिक आती है। एनाबॉलिक प्रोसेस इज एक्चुअली मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल फ्रॉम अ स्मॉलर वन, बट
कैटाबॉलिक प्रोसेस वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी चीज को काटा जाता है। इसका नाम ही खुद बताता है, कैटाबॉलिक मीन्स कि किसी चीज को काट दो। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको कट किया जाता है, मतलब सिंपल मीनिंग ब्रेकिंग डाउन इनटू अ सिंपलेस्ट वन। ओके, इन विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। मतलब सेल अपने आप को तैयार करता है अगले सेल डिवीजन के लिए। जैसा मैंने कहा था, सेल साइकिल जहां से शुरू होती है, ठीक है, ठीक वहीं पे आप एक खत्म होती है और फिर से वहीं से स्टार्ट होती है। तो इस पॉइंट के लास्ट में आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट सेल डिवीजन। तो हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। तो अगला पॉइंट है, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट विल टेक्स अप्रॉक्स 25 आवर्स। मतलब कि इंसानों के अंदर इसकी प्रोसेस 25 घंटे में होती है। इंटरफेस इज कंप्लीटेड इनटू 3 सक्सेसिव स्टेजेस। और सी बात है, साइकिल है, स्टेप बाय स्टेप होगा, क्योंकि अगर साइकिल जो नाम दिया है, एक एक्चुअली मैं साइकिल बार बार आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस वर्ड की मीनिंग को समझ पाए तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा मेन मोटो ये है कि आप चीज़ों को समझना सीखें, रटना नहीं। फिर से ध्यान दें, चीज़ों को समझना सीखें, रटना नहीं। तो इसमें इस थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इट विल टेक अप्रॉक्स 25 आवर्स। इंटरफेस इज कंप्लीटेड इनटू 3 सक्सेसिव स्टेजेस। अब वो कौन कौन से स्टेजेस हैं वो भी जरा देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेज है जिसे कहते हैं G1 फेज, या पोस्ट माइटोटिक फेज, या प्री डीएनए सिंथेटिक फेज, या गैप फर्स्ट। ठीक है, इसके बहुत सारे भी नाम हैं, कभी कभी अलग अलग नाम से भी पूछता है, इसलिए मैंने उसके सारे नाम आपको दे दिए। 3 सक्सेसिव स्टेप है ना, तो ये तो पहला हुआ। दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा, तो दूसरा जो है, दूसरा जो फेज है वो है एस फेज। इसे और क्या कहते हैं, सिंथेटिक फेज भी। ठीक है, तो थर्ड फेज है आपका G2 फेज, जिसे प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं, या गैप सेकेंड। तो इन तीनों में से सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, G1 फेज की। ठीक है, या गैप फर्स्ट फेज की। तो अब हम गैप फर्स्ट फेज के बारे में बात करेंगे। गैप फर्स्ट फेज, G1 फेज, फिर से नाम याद रखिए, G1 फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, प्री डीएनए सिंथेटिक फेज एंड गैप फर्स्ट फेज। क्योंकि अगर नाम नहीं याद तो काम नहीं याद। तो इसके फंक्शंस देखते हैं, एक्चुअली इसमें सेल अपने आप को करता क्या है। पहला पॉइंट, G1 फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पूरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट याद रखिए कि ये एक इंटरवल पे काम करता है, किसके, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन पे। मतलब कि अगर ये प्रोसेस क्या फर्स्ट की प्रोसेस नहीं होती है तो सेल डिवीजन का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं होगा, मतलब स्टार्ट ही नहीं होगा। तभी इसके पहले मैंने आपको इंटरफेस में बताया था, ये एक रेस्टिंग पीरियड भी है। तब जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो वहाँ पे सेल्स डिवाइड नहीं होते हैं, तो उस टाइम को, उस पीरियड को कहते हैं रेस्टिंग पीरियड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, ओहो, ये अगला पॉइंट कह रहा है ये इवेंट्स अलग अलग फेजेस में होती है। फिर से वही बात साइकिल वाली, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो कंप्लीट कैसे होगी, क्योंकि डायरेक्टली तो होती नहीं है। क्लास 4 से क्लास 10 तक जाते हैं तो डायरेक्ट पास थोड़ी ना होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो हम इसके स्टेप्स भी देखते हैं। सबसे पहला होता है इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस। इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस, अगर आप किसी काम पे जा रहे हैं, किसी मिशन पे जा रहे हैं, पबजी वाले तो खासकर जानते हैं मिशन क्या होता है। अगर आप किसी मिशन पे जा रहे हैं तो आपके पास कुछ सिंथेसिस होनी चाहिए, लाइक आपके पास कुछ खाने पीने के लिए होना चाहिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आपको मिल जाए। तो इसी वजह से इंटेंसिव सेलुलर सिंथेसिस का मतलब होता है वहाँ पे G1 फेज में सेल अपने आप को सिंथेसाइज करता है ताकि फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। अब पहले फर्दर प्रोसेस क्या है, सिंथेसिस ऑफ RRNA, mRNA, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स।
जैसा कि मैं आपको 10th ICSE और 11th CBSE का चैप्टर का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आई थॉट आपको पता हो rRNA मीन्स होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और mRNA मीन्स होता है मैसेंजर आरएनए। तो इनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जब सेल डिवाइड होता है और सेल फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। मेटाबॉलिक रेट्स इज हाई, क्योंकि अगर मेटाबॉलिक रेट हाई नहीं होगी तो फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया, मेटाबॉलिक कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। बोलना मत। अगला है सेल साइज इंक्रीजेस। सेल साइज इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होना होता है, वो अगले फेज में पार्टिसिपेट करने वाली होती है, तो उसमें सेल साइज का इंक्रीज होना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट, synthesis of enzymes, amino acid, nucleotide, etc. But there is no change in DNA amount. हाँ, DNA important है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपके DNA अमाउंट एज इट इज रहेगा, लेकिन वहाँ पे सिंथेसाइज क्या होगा? एंजाइम्स, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब सिंथेसाइज होंगे, बट डीएनए हमारा एज इट इज रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा। नोट करके लिख लेना या इस वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आपको चीज़ें याद रहें, भूले नहीं। अब हम मूव करते हैं आगे कि आपका जीवन फेज एक्चुअली होता कैसा, वो भी तो देख लें। ये है आपकी जीवन फेज की इमेज। जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है पूरा, एम G1 S G2। तो आज हमने बात करी है आपसे जीवन फेज के बारे में थोड़ी बहुत, जो आपके समझने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो वो हमने आज समझी, देखी। अगर आपको कोई डाउट लगता है, लीव अ कमेंट बिलो, तो मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा तो ही तो आंसर दूंगा। ठीक है, समझ में आया? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं? नहीं जली? मेंटोस खाओ। ठीक है। सो जिसके जीवन फेज में आप देख सकते हो कि सेल एक्सपैंड हो रहा है, अपने साइज को इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद वो न्यूट्रिशंस को फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से उसको फर्दर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने को मिल जाए, ताकि वो आगे जाके सेल डिवीजन के दूसरे फेजेस में पार्टिसिपेट करे और फर्दर उसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो। तो ये इतनी सी बात थी, आपको बतानी थी और एक्सप्लेन करना था कि जीवन फेज में क्या है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और हर बार मैं ये वीडियो बनाता रहूँगा और हर वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन, और अगले आने वाले वीडियो में आपके उस क्वेश्चन के आंसर। अगर आपको पता हो जाए तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं चेक कर लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता दूँगा, और हाँ, जिसने सही आंसर दिया उसका नाम भी लूँगा। तो क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज सेल साइकिल, याद रखना सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, हाउ मच ऑफ टाइम डज इंटरफेस टेक टू कंप्लीट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में इसे कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम होता है। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, गौर करिए, ध्यान रखिए कि इसका मतलब क्या है और ये क्या पूछना चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप टर्मिनोलॉजी सीखें, आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड? सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।